हेलो फ्रेंड्स, टुगेदर वी कैन सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग अगेन मैकमिलन बुक के जो टेल क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो आज हम लोगों का टारगेट जो है वो है मॉड्यूल बी, फंक्शंस ऑफ बैंक, और इसमें हम लोग जितने भी टेल क्वेश्चंस हैं राइट फ्रॉम यूनिट 22 टू 41, ये एक काफी लंबा मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल से काफी सारे क्वेश्चंस आने के आसार हैं। इवन यू कैन से कि दिस मॉड्यूल विल हैव द वेटेज ऑफ 30 to 40%, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वाले जो दो मॉड्यूल्स हैं वो काफी लाइट हैं। वहां पे जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो वहां पे 9 + 5, सो इट इज ओनली 14, जबकि जो टोटल है वो 55 यूनिट्स हैं। तो आउट ऑफ 55 जो दो मॉड्यूल्स हैं उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वहां से भी गुड मार्क्स जो हैं वो आने के चांसेस हैं। इवन फ्रेंड्स कि यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जहां एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, कि जैसे कि कोई एक क्वेश्चन होता है और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम लोग उन सारी डिटेल्स को यहाँ डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि एटलीस्ट एग्जाम में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखे। अप्रोक्सीमेटली वी कैन एक्सपेक्ट 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो यहां से दिख जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग कि आपको सबसे पहले जो है वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड देन आपने 0.5 मार्क्स की तरफ जाना है। कभी भी आप ऐसे जस्ट इन अ सीक्वेंस, जस्ट इन अ फ्लो यू डोंट गो, अदरवाइज क्या होगा कि आप हाफ मार्क्स वाले काफी क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको लगेगा कि आपने काफी कुछ बना दिया है, नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क, बट कई बार क्या होता है वही मिस कैलकुलेशन हो जाता है। सो बजाय उसके कि फ्रेश माइंड से सबसे पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को स्ट्राइक करना है। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो हमारे प्रीवियस सेशंस हैं वो अच्छे लगे हैं। आप इवन कि इस सेशन में आ रहे हो तो इट मींस कि सम वर्थ वी हैव ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल बोरोवर्स आर गवर्न्ड बाय व्हिच एक्ट? तो पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़े बेसिक्स को देख लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, और यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही थी वो 1932 है, वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 2008 है। इनको हमने इन डिटेल अपने यूनिट्स में पढ़ा है, जहां हमने इनिशियली इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। जो यूनिट वाइज वीडियोस हैं हम लोग इवन वो लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप ऊपर देख सकते हो, लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से उन यूनिट्स को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि दोज यूनिट्स आर द बेसिक्स ऑफ पीपीबी। So friends, again we'll go to our question. Second question is the share of a public limited company are the options: not transferable, transferable, urgent security, negotiable. So the right answer is going to be transferable. आपको पता है ये, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो शेयर परचेज करते हैं, तो इट इज ट्रांसफरेबल, पीपल यूज टू सेल इट, ट्रांसफर इट। अभी यहाँ पे क्या है कि देखिए कि शेयर्स आर फ्री टू सेल देयर, शेयर होल्डर्स आर फ्री टू सेल देयर शेयर्स टू अदर पीपल। अभी इसमें फिर और क्या है कि नॉन ट्रांसफरेबल जो ऑप्शन था वो कहाँ होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। वहां जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन नहीं है तब तक ये नहीं होगा। फिर अर्जेंट सिक्योरिटी जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होता है। तो यहाँ भी जो है कि ये कोई कंपनी की सिक्योरिटी नहीं है। नेगोशिएबल मतलब क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड, लेकिन ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ फिलहाल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है। थर्ड वन, कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, आप बैंक में काम करो, आपको पता है सीसी, सो इट इज आइदर इट इज फंड बेस्ड फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड, बोथ फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। सो द राइट आंसर विल बी फंड बेस्ड फैसिलिटी। अभी हम लोग देख लेते हैं फंड बेस्ड फैसिलिटी एक्चुअली क्या होता है। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी विच इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम लेंडर टू बोरोवर। वहीं जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं वहां क्या होता है, डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम लेंडर टू बोरोवर। और इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल एलसी हैं, बैंक गारंटीज हैं। वहीं इसके एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे आप जो नॉर्मल सीसी लोन की बात करते हैं वो हो गए, नॉर्मल टर्म लोन हो गया, वो सब। ऑल ऑफ द अबव वर्किंग कैपिटल मींस, अभी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन 1 इज रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस, एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज ओवर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नन ऑफ द अब। सो द राइट आंसर इज रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो एक कंपनी जो उनके डे टू डे ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा पैसा है उसको बोलते हैं। इसके कुछ डिटेल्स हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। तो देखिए वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। सो सीए माइनस सीएल, ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके पास। वहीं पे क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल है, और देखिए एक चीज और देख लीजिए कि जो करंट एसेट है, करंट एसेट अभी क्या है, current asset is those assets which can be converted into cash within a year, such as cash, account receivables and inventories. Inventories मतलब stocks, receivables मतलब
कि कुछ लोग जो हैं वो प्रोडक्ट गुड्स सोल्ड बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और वहीं पे जो करंट लाइबिलिटीज है वो क्या है, वो अगेन वही कि विद इन 1 ईयर आपने पे करना है। इसमें क्या है, अकाउंट पेएबल्स मतलब कि गुड्स परचेज्ड बट नॉट पेड। अभी वही शॉर्ट टर्म डेट की मतलब वैसे डेट्स की जिनको आपने 1 साल के अंदर ही फिनिश करना है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट वन नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी मींस, तो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि नॉन फंड बेस्ड की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, तो ये जो है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में भी कई बार नॉन फंड बेस्ड जहां एलसी एंड बीजी की बात होती है, जो एक डे टू डे एक्टिविटी है, वो उस टर्म में कि दैट इज पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। इन बैंक parlance, credit risk in lending refers to option 1 default of repayment by a borrower, default of a banker in maintaining SLR, आपको पता है default of a banker to release credit to the borrower, none of the above. So the right answer is going to be default of repayment by a borrower. So credit risk is the risk that borrower fails to repay the loan and other debt, and this happens due to वेरियस रीजन्स। वेरियस रीजन्स क्या हो सकते हैं, जो आपका बोरोवर है वो थोड़ा फाइनेंशियल हार्डशिप में है, बैंकरप्सी होगी या फिर उसने फ्रॉड कर लिया, सो मेनी थिंग्स आर, मेनी प्रोबेबिलिटीज आर देयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट वर्किंग कैपिटल मींस। अभी नेट वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एंड एक और चीज फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग जो रह रहे हैं उसमें देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी नेट जब बात हो रही है तो वहां करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इवन जब वर्किंग कैपिटल की बात थी वहां भी यही चीज होती है। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज क्या है, ट्रेड क्रेडिट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि रिसीवेबल्स, या फिर जो आप पेएबल्स हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स जो विद इन 1 ईयर आपने पे करना है, कुछ कैश डिपॉजिट्स जो आपके पास पड़े हैं, बैंक बोरोइंग्स जो आप ले रहे हो, एडवांसेस एंड नेट वर्किंग कैपिटल। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। Term loan means the loan options are payable over a period of 1 year to 10 years, repaid in installment over a period, utilized for acquisition of fixed assets. So the right answer is going to be all of the above. The advantages and friends, मैं वहां बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं कहूँ एक्सप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं जहां मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पार्शली अंडरस्टूड चीजें हैं, क्योंकि हर जगह बोलने से क्या है कि टाइम निकलता है और फिर जो हम लोग अभी क्विक रिवीजन कर रहे हैं उसमें ये एक हिंड्रेंस की तरह आएगा। सो बेटर विल बी क्विक, जहां भी जरूरत हो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज आई लीव इट अप टू यू कि आप अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो थोड़ा और डिटेल देख लें। तो एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट वुड बी, तो अभी इसके एडवांटेजेस क्या है कि बोरोवर हैज टू प्लान द कैश रिक्वायरमेंट, द बैंकर कैन स्पॉट अ डेंजर सिग्नल, bankers can plan his resources to meet credit demand, and all of the above. So the right answer is all of the above. और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि कैश बजट जो है इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट शोज हाउ मच कैश अ बिजनेस और अ इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स टू रिसीव और स्पेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच अ मंथ और ईयर, एंड इट इज अ यूजफुल टूल फॉर मैनेजिंग द कैश फ्लो टू मीट देयर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। वहीं हम लोग बैंक के टर्म में बात करें तो क्या बैंक ने ये एडवांटेजेस क्या है कैश बजटिंग के, कि उनके पास कितना कैश है जिससे वो लेंड कर सकते हैं, अगर नहीं है देन वेदर वो आगे आरबीआई से लेंड करके लेके कस्टमर्स की मीट को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द एडवांटेज। तो हु डिटरमाइंस द एमसीएलआर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, बैंक देमसेल्फ और नाबार्ड। तो द राइट आंसर इज बैंक्स देमसेल्व्स। और ये कब हुआ है, देखिए कि एमसीएलआर इज डिटरमाइंड बाय बैंक्स देमसेल्व्स। RBI has issued a guideline on how to calculate the MCLR, but banks are free to set their own MCLR. So friends, कभी भी MCLR को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि RBI ने डिक्लेयर किया, नो, बैंक themselves have. RBI has not prescribed prudential ceiling for exposure of banks to which type of loan? Vehicle loan, NBFCs, capital market, real estate. So the right answer is going to be vehicle loans. Frequency of loan review depends on what factors? Whether loan amount, activity of the borrowers, constitution of the borrowers, risk level of the account. So the right answer is going to be risk level of the account. If the loan covenant are not observed by the borrower, it is called a violation
It is an event of default, it is a breach or non-compliance. So it is the event of default, क्योंकि उन्होंने क्या है कि सारी चीजें इन डिटेल देखनी है. For educational loan of ₹3 lakh, the margin amount is required. तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एज पर IBA का जो ETL का गाइडलाइन है उसमें क्या है कि अप टू 4 lakhs it is nil margin. So the right answer is going to be nil margin. The nature of charges created while advancing against LIC policies are called assignments. तो ये आपको पता है फ्रेंड्स, इवन ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है जहां हमने चार्जेस के बारे में इन डिटेल बात किया है. अब डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स has been defined in which act? Indian Contract Act, Negotiable Instrument Act, Transfer of Property Act and Sales of Goods Act. So the right answer is Sales of Goods Act. अभी यहाँ क्या है कि कई लोगों को ये भी एक डाउट हो सकता है कि it comes under Transfer of Property Act, but no. In terms of section 19(2) of the banking regulation, no banking company shall hold the share in any company whether as pledgee, mortgagee, absolute owner or an amount exceeding 30% of the paid up capital of the company or 30% of its whichever is less. So यहाँ पे हम लोग को ये देखना है whichever is less and share held in demat form should also be included for the purpose of determining the exposure limit. कि जो हम लोग लिमिट को डिटरमाइन करने वाले हैं वहां टोटल एक्सपोजर को देखना है. तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल ऑलरेडी आ गया है. अभी ओन्ड पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, टेंजिबल नेटवर्थ, risk with assets and paid up. So the right answer is owned paid up capital, paid up share capital and reserve. So loan against the security of share, debentures and PSU bonds to individuals should not exceed the limit of 20 lakhs per borrower if the securities are held in demat form. So the loan against minors term deposit, क्योंकि minors जो है उनके term, then options are can be granted if the documents are signed if the minor has completed the age of 18 years, cannot be granted under any circumstances as the minor does not have the contractual capacity, can be granted to the guardian of the minor if it is necessities of the minor, can be granted only with the permission of court. So the right answer is C, can be granted to the guardian of minor if it is necessity of the minor. LTV ratio in case of loan against gold jewelry, so it is like gold loan. So the LTV is 75%. So what it happens in this scenario, if you have the gold of worth 1 lakh, then you are going to get the loan of 75k, or we would say 0.75. The usual form of contract of agency is by the way of power of attorney, indemnity bond, guarantee bond, none of the above. So it is power of attorney only. So pawnee can sell the goods if pawner fails to pay. So the right answer is true. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल प्लेज, इन्होंने प्लेज किया है, आपको पता है ये जो है वो प्लेज भी होता है कि गोल्ड लोन है, किसी ने गोल्ड लोन लिया, if is not paying, repaying the loan, in that case bank can sell their goods. वहीं next is bailey can keep the goods bailed to him, he needs not to return the same to the bailor. फॉल्स, क्योंकि बेली मतलब क्या है कि यहाँ सेफ कस्टडी की बात हो रही है कि सेफ कस्टडी में कुछ पड़ा है किसी का, तो ही इज नॉट रिटर्न द सेम टू द बेलर. नो, देन इट इज रॉन्ग. द सेम हैज टू बी रिटर्न. अंडर द कंपनी एक्ट 2013 अ चार्जेस इंक्लूड्स अ mortgage, promissory note, bill of exchange, letter of credit. So the right answer is mortgage. Hypothecation is implied pledge in case of where the delivery of goods is given, constructive possession of obligation is given, constructive possession of goods is given, none of the above. So सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब कि जो गुड्स है वो जो बंदा है जिसको हमने क्रेडिट दिया है वो उनके पास ही पड़ा है, मतलब कस्टमर के पास ही पड़ा है. सो द राइट आंसर इज कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ गुड्स इज गिवन टू कंज्यूमर और कस्टमर. Simple mortgage is created by unwritten promises and oral agreement and instrument in writing. So the right answer is an instrument in writing. As per the Stamp Act, a document executed in India
shall be stamped only before the execution at any time but before filing the suit within 30 days after execution, before or at the time of execution. So the right answer is before or at the time of execution. Which one of the following statements is not true? Court can condemn delay in filing suit as per the section 5 of the Limitation Act. An agreement is not stamped before or at the time of execution in India. That defect can be cured by paying penalty. When the borrower acknowledges the debt before the expiry of limitation period, the period of limitation is extended by one more period. If the borrower makes a part payment into the loan account before the expiry of limitation, the limitation period is extended by one more period. So the right answer is court can condemn delay in filing suit as per section 5 of Limitation Act. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सी बात है कि जो सेक्शन 5 है that is not about court, it is about some legal thing but it is not about this one. When will a loan be NPA? So the interest or the loan installment overdue for more than 90 days, count is out of the order. In the case of overdraft cash credit, the bill remains overdue for more than 90 days in. So the right answer is all of the above. In all the scenarios, ये बात हो रही है CC की, ये बात हो रही है OD and CC की, और यहाँ भी बात हो रही है कि bill remain overdue for more than 90 days. Direct advances to agriculture SME under standard asset category requires provision at what rate? So it should be at 0.25%. So friends आप देख लीजिए कि up to 1 year जो होता है that is 0.25%. 1 to 3 years इसमें क्या होता है doubtful 1, doubtful 2, doubtful 3 सब आते हैं. इसमें up to 40% and more than 3 it goes up to 3 years. अभी इसी को हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं. तो यहाँ क्या है कि देखिए कि जब भी सिक्योर्ड लोन है ना आपका तो वो 15% ही आएगा, अनसिक्योर्ड लोन है तो वो 25%. ये प्रोविजनिंग की बात हो रही है. जब हम लोग डाउटफुल मतलब 2 to इस वाले सिचुएशन में आते हैं तो सेकेंड ईयर में ये 25% हो रहा है सिक्योर्ड में, एंड अनसिक्योर्ड है तो यहाँ ये 100% ही कर देना है आपने. और अनसिक्योर्ड में क्या है कि देखिए इसके बाद ये सारी जो है वो 100% चल रहे हैं, 100 100 100. अभी सिक्योर्ड वाला जब डाउटफुल 2 में आता है, ये है D1, ये है आपका D2 और यहाँ है D3. तो इसमें क्या है कि इसमें ये 40% सिक्योर वाला यहाँ 40% आ जाता है, और फिर जब लॉस एसेट की बात होती है वो 100% क्लासिफिकेशन डेट ऑनवर्ड्स की, जब भी बैंक इसको लॉस एसेट क्लासिफाई कर दे वहां से 100% की जो प्रोविजनिंग है वो चालू हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन विच हैज रिमेन्ड NPA फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू. तो भी सब स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो सब स्टैंडर्ड जो है दैट इज अप टू 12 months ओनली. तो प्रोविजन रिक्वायर्ड एट द 8th month ओल्ड स्टैंडर्ड एसेट फॉर अ विलफुल डिफॉल्टर इज कॉल्ड. तो फ्रेंड्स देखिए विलफुल डिफॉल्टर के केस में हम लोग यहाँ 25% का प्रोविजनिंग करेंगे. वो क्यों? तो देखिए ये हम लोगों ने अपने नोट्स को, फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग अपने नोट्स को लगातार रेफर करते जा रहे हैं. जो भी हम लोग रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं वो हमारे नोट्स हैं. तो आप कभी भी किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी या फिर इस सब्जेक्ट के लिए भी आप इन फ्यूचर कभी हमको रीच करना चाहते हैं, when you can reach us because what we have made is that is totally aligned to Macmillan book. तो यहाँ देखिए क्या है कि क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड अप टू 6 months it is regular provision, that is regular 6 months to 1 year regular provision 15, and जो रिवाइज्ड अभी जो रिवाइज्ड हो गया है वो है 25%. वहीं देखिए कि ये थे सिक्योर्ड की बात. अभी जब हम लोग अनसिक्योर्ड में आते हैं तो अप टू 6 months में इट इज 25%, 6 months to 1 year 40%, एंड डिफॉल्ट D1, D2, D3 के केसेस में यहाँ पे ये देखिए पहले ये जो 25 था 40 था, अभी यहाँ क्या हो जा रहा है वो 40 and 100 हो जा रहा है. कब? जब ये विलफुल डिफॉल्टर की बात हो रही है तब. तो फ्रेंड्स हम लोग इसके पेरिफेरी में जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करते जा रहे हैं. अभी DRT जो है इट कंसिस्ट अ बेंच ऑफ 3 people. इट इज रॉन्ग क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही जो होंगे वो होंगे. अभी द रिकवरी फॉर द रिकवरी ऑफिसर कैन adopt the same method as adopted for recovery of income tax under Income Tax Act. Yes, doctrine of election will come into play when there exists 2 or more remedies, when there are inconsistencies between the remedies, when there is a choice available to the party to opt for one of them, when all the foresaid elements
are present in the case. So when all the aforesaid, और इसमें फ्रेंड्स एक और कैच है कि वो क्या है कि देखिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विल कम इनटू प्ले व्हेन ऑल द अफोरसेड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द केस, मतलब कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सारे ही ऑप्शन जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज हैं। अभी इसमें देखिए मैं आपको पहले ऑप्शन से समझाता हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स अ पर्सन कैन नॉट हैव टू इनकंसिस्टेंट रेमेडीज फॉर द सेम रॉन्ग। मतलब अभी इस एग्जांपल की तरह देखते हैं कि अ पर्सन सोल्ड अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, देन दे मे हैव द रेमेडी अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लिखा होता है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो आपने सेल नहीं करना है। एंड द सेकंड कि द रेमेडी अगेंस्ट द सेलर फॉर नेग्लिजेंस। तो यहाँ क्या हो गया, आपको दो चार्जेस दिख रहे हैं आपने कि दो चीजें हैं, लेकिन आपने क्या है कि दोनों में से किसी एक रेमेडी के ऊपर ही एक्ट करना है। तो यही जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आउट ऑफ ऑल दोज मल्टीपल ऑप्शंस आपने सिर्फ किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना है टू सू द पर्सन। The period stipulated in the act for filing details of security interest with registry is how many days? तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका जो ऑब्वियस आंसर होने वाला है वो है 30 डेज, बट इट इज रॉन्ग। जो भी रिवाइज्ड है उस रिवीजन में इसको हटा दिया गया है। रिवीजन में क्या है कि ये हाँ, जो रिवीजन है, रिवीजन में क्या है कि इस एलिमेंट को निकाल दिया गया है। अभी क्या है कि देयर इज नो स्टिपुलेशन, आपने कभी कर। क्वेश्चन नंबर 38, are hire purchase and lease contract covered under Sarfasi Act? So the answer is yes. The provisions of Sarfasi Act are applicable to which of the following? So placed goods, only mortgaged property, securities that are not otherwise charged to the creditor, securities charged to the creditor and not possession of creditor. So the right answer is securities charged to the creditor but not in the possession of creditor, क्योंकि ये बात हो रही है लैंड की, हाउस की। तो वहां क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है द चार्ज इज विथ बैंक बट द प्रॉपर्टी इज विथ द कस्टमर हु इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी, so an qualified company secretary of professional, a person who holds and professional qualifications such as CA, ICWA, company secretary etc, an eligible person who enrolled with an insolvency profession as its member, an eligible person who registered with IB and enrolled with IPA. So this is going to be the right answer. और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि कुछ और जो क्राइटेरियाज हैं उनको भी मीट करना है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साउंड माइंड, नॉट लेस देन 25 years, क्वालिफाइड सच अ चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन दिस इज वन ऑफ दैट, दिस इज नॉट ओनली एटलीस्ट 5 years of experience in the field of finance, accounting and law, pass the exam conducted by IBBI. तो आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लैरिटी दे रही होंगी। टू whom shall the provision of IBC 2016 applies? Corporates, other limited liabilities entities, the personal guarantee to corporate debtors, individuals and partnership firms. So the right answer is going to be all of the above. So IBC covers all. Lok Adalat are organized under Lok Adalat Act. Is it true or false? So I hope friends कि आपका obvious answer जो है वो true होने वाला है, but it is false. So the right answer is going to be Section 19 of Legal Services Authorities Act 1987 empowers State Legal Services Authority, District level, High Court level, Supreme Court Legal Services and Taluk to organize Lok Adalat. तो यहाँ पे आपने देख मार्क कर लेना है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, LSA Act. In Limitation Act, the definition of suit does not include appeal or application. That is true. A person promising to save another from the loss is called indemnifier. Indemnifier का मतलब क्या होता है कि वो है कि प्रॉमिस कर रहे हैं टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस, एंड इंडेमनिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट है विद वन पार्टी हु इज इंडेमनिफायर promises to save the another party who is indemnity from their losses. There are two parties in a contract of indemnity. कौन कौन से? Indemnifier and indemnity. Sorry for my handwriting, friends. So indemnifier's liability in the contract of indemnity is primary. It is the primary liability of which one of the following statement is true? So there are three parties in the contract of indemnity: the indemnifier, the indemnity holder, and
the person to whom on behalf indemnity is given. The indemnifier's liability occurs if indemnity holder suffers loss. The customers, as a matter of rights and without an indemnity, can hold duplicate demand draft or travel check. The indemnities are required by banks purely as formality, do not serve any other purpose. So the option is 2, which is true. Indemnifier's liability occurs only if indemnity holder suffers loss. So identify whether the following statements are true or false. In the contract of guarantee, the liability of surety is secondary. Anything done for the benefits of principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. So the right answers are true. In the contract of guarantee, the liability of surety is secondary, क्योंकि प्राइमरी किसकी होगी? प्राइमरी जिसने लोन लिया है, प्रिंसिपल डेटर, उसकी होगी. Anything done for the benefit of principal debtor is a sufficient consideration to surety for giving a guarantee. True. Fill the blanks. Surety is known as the indemnifier, bailor, guarantor or bailee. वहीं the second one, liability of the surety is that of principal debtor. तो इसमें क्या होने वाला है? Surety is also known as guarantor and the liability of the surety is coextensive with coextensive. उसमें क्या होता है कि पहले प्राइमरी जो है उनके साथ तो है ही, साथ में कि अगर प्राइमरी वाले फेल होते हैं तब इनकी तरफ बात आती है. In the bank guarantee, the bank makes the payment on being convinced that the beneficiary has incurred the loss, being sued by the beneficiary, the guarantee being invoked after seeking concurrence of the debtor, merely on demand of the beneficiary. In case the company on whose behalf the invoked bank guarantee was issued is in liquidation of the bank, in the liquidation, now the bank should make the payment to the liquidator, not to the beneficiary, must deposit the amount in the court to avoid any controversy, must pay the beneficiary, need not pay since the bank guarantee lapses on the applicant company being liquidated. So must pay to the beneficiary only. The person in whose favor the bank guarantee is issued is called beneficiary. A letter of credit is opened on the request of issuing bank, applicant, beneficiary, confirming bank. So the right answer is applicant. Applicant जो है वही request करता है, based on his request letter of credit are being issued. अभी फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि हम लोग जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसका एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट को देखने और समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक बॉरोवर है, ये एक स्टोरी की तरह देखते हैं, शायद आपको ज्यादा समझ आए और एग्जाम में आपको मार्क करने में आसान. ये हो गया बॉरोवर, बायर एंड एप्लीकेंट. वहीं एक है ये सेलर. अभी हम लोग 2 कंट्रीज को लेते हैं. ये है इंडिया, ये हम लेते हैं रसिया. अब क्या हो रहा है, इन दोनों ने कुछ सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया. अभी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जो है ये बंदा ये अपने बैंक के पास जाता है. वो बैंक से ये कहता है कि मुझे एक एलसी लेनी है. तो उसमें क्या होगा कि यहाँ एक इशूइंग बैंक आएगा. ये जो इशूइंग बैंक है वो एप्लीकेंट का ही बैंक है. उसके बाद यहाँ से एक एडवाइजिंग बैंक भी आएगा जो सेलर को एडवाइस करेगा. यहाँ क्या हो सकता है कि जो इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक है वो सेम हो सकते हैं. इसके बाद क्या होना है कि जब यहाँ से ये चीज हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, देन जो गुड्स है वो फ्रेट फॉरवर्डर के पास चले जाएगा. गुड्स जो है वो यहाँ से डिस्पैच हो गया बॉरोवर के पास और ये यहाँ किसी वेयर हाउस में आके पड़ा रहेगा. अब क्या होगा, यहाँ से जो फ्रेट का जो बिल है वो बिल लेके वो बंदा जाएगा, जो सेलर है वो कहाँ, वो जाएगा नेगोशिएटिंग बैंक के पास. ये क्या एलसी डॉक्यूमेंट और साथ में जो बिल है उन दोनों को लेके ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा नेगोशिएटिंग बैंक के पास. अभी नेगोशिएटिंग बैंक कौन है, वो सेलर का बैंक जो है वही हो सकता है या कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है. फिर क्या होता है, सेलर को पेमेंट मिल जाएगा. अभी सेलर को पेमेंट मिल गया. अभी क्या होना है, यहाँ एक रियम्बर्सिंग बैंक का कॉन्सेप्ट आता है. इसमें क्या था कि कई बार क्या होता है कि ये जो इशूइंग बैंक है और एडवाइजिंग बैंक है, ये बैंक अगर सेम है और जो यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक है उसको ट्रस्ट इशू हो रहा है इस बैंक की तरफ, तो वो कहेगा कि आप मेरे को एक और बैंक इंट्रोड्यूस कराओ जो रियम्बर्सिंग बैंक हो और वो रसिया में हो, इस वाले पोर्शन में हो वो. तो उसमें क्या होगा कि फिर एक और रियम्बर्सिंग बैंक जो है वो इंट्रोड्यूस होगा. अभी उसका काम क्या है कि नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो क्लेम भेजेगी और बिल इनको हैंड ओवर कर देगी.
तो वो जो बिल है अब यहाँ आ गया है। अब ये बिल जो है रियम्बर्सिंग बैंक जो है वो इशूइंग बैंक को भेज के उनसे पेमेंट लेगा, और जो फिर बिल है वो एप्लीकेंट तक जाएगा और उनसे पैसे ले लिए जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा जो साइकिल है वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ये चीजें जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं। इनसे क्या है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इशूइंग बैंक, एडवाइसिंग बैंक जो है उनके रोल्स क्या है, रियम्बर्सिंग बैंक के रोल्स क्या है, नेगोशिएटिंग बैंक के रोल्स क्या है। तो इन चीजों को आप अगर एक बार अपने दिमाग में ढंग से फिट कर लेते हो तो ये चीजें हैं ये बहुत आसान हो जाएंगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एडवाइजिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए आगे, टू इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक एज टू whom issue the letter of credit, to advise the buyer the dispatch of documents by the seller, to inform the beneficiary and seller about the letter of credit. So the right answer is to inform the beneficiaries and seller about the letter of credit. Which of the following statement is false? So in the deferred payment guarantee, the guarantee is to be ensured delivery of goods. The deferred payment guarantee is mostly based on the primary contract between the buyer and seller. The deferred payment guarantee differs from other kind of guarantee issued by the bank as regard to payment liability of the bank on invocation. In deferred payment guarantee, the bank's liability come in existence only if the installments are not paid, not on non-payment of any one of the installment. So the right answer is going to be 1, 3 and 4. So only the second one. The deferred payment guarantee is mostly based on the primary contract between the borrower and seller. तो ये जो है ये false, ये जो है यही एक जो है वो right statement है। बाकी के जो statements हैं वो सारे के सारे false statement है। In which of the following statement is correct? So the third party, mostly banks and financial institutions, guarantee the payment of the installment. The guarantee ensures timely payment of the installment to the seller or exporter. Failing without the guarantee can be invoked and payment received. To understand the better the deferred payment guarantee, it is necessary to understand how a payment is being made in deferred payment contract and how the same is guaranteed by the bank. So the right answer is all the statements are correct. Bill of exchange means an unconditional direction to the drawer to pay the money, promise to the drawer to pay the money, obligation to the drawer to pay the money, undertaking to the drawer to pay the money. So the right answer is obligation to the drawer to pay the money. So many things are there: direction, promise, undertaking, but it is obligation only. The maker of the bill is called endorsee, drawee, drawer, none of the above. So the right answer is drawer. Bill purchase facility is granted in case of डिमांड बिल, यूजांस बिल, टेनोर बिल, टर्म बिल. सो फ्रेंड बुक में जो है वो मेंशन है डिमांड बिल, बट द राइट आंसर विल बी यूजांस बिल. इवन आप इसको एक बार अपने एंड पे क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग करेक्शन देते हैं बुक में तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. सो बेटर कि आप इसको एक बार अपनी तरफ से 2 मिनट का समय लगा के थोड़ा गूगल करें, थोड़ा इधर उधर से या फिर बुक को रेफर करके आप इन चीजों को कंफर्म कर लें. क्योंकि डिमांड बिल में क्या होता है कि पेमेंट जो है वो ऑन डिमांड हो जाता है. वहीं जब यूजांस बिल की बात आती है तो यूजांस बिल में क्या होता है कि जो पेमेंट है वो थोड़ा फ्यूचर डेट के लिए ड्यू होता है, आगे के लिए. तो फ्यूचर डेट के लिए अगर पेमेंट ड्यू है तो वहां पे फिर बिल परचेज का ऑप्शन आएगा. क्रेडिट डिमांड बिल में क्या है कि बिल ऑन डिमांड आपको मिल जा रहा है, तो फिर वहां पे बिल परचेज फैसिलिटी की जरूरत है ही नहीं. तो ओनरशिप ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ राइट टू मनी, obligation to pay, document of title to goods, document of title to immovable property. So the right answer is document of title to goods. One of the following statement is true with respect to credit cards. So the card issuing bank would not be responsible for fulfillment of KYC requirements, whereas agent solicit business while issuing card. The term and condition for issuing the uses of credit card should be mentioned in clear and simple language. Card issuer should quote the annualized percentage rate APR on the card product. The card issuer should not upgrade the card enhanced credit limit. So the right answer is going to be the card issuing bank would not be responsible for fulfillment of KYC requirements. So this is one wrong statement. Actually the bank will be responsible if the guidance of RBI in the matter of credit is violated. It levy penalty on violating bank under RBI Act, Negotiable Instrument Act,
Indian Penal Code, BR Act. So the right answer is BR Act. When bank gives home loan, the nature of changes created is hypothecate, mortgage, assign, pledge. So the nature of charges जो create हो रहा है that is called mortgage. So housing loan granted to individuals up to 3.5 million मतलब 35 lakhs for the construction of houses in metropolitan centers with the population of above 10 lakhs, excluding the loan granted by bank to their employees, are treated as priority sector lending. So friends, यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग उनको भी देख लेते हैं. तो लोन अमाउंट जो है that should not exceed 35 lakhs in metropolitan center जहाँ पॉपुलेशन है 10 lakhs and above है, and 25 lakhs for अदर सेंटर्स. वहीं पे जो ये 35 lakhs है वहाँ कैच है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 25 lakhs वाले केस में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. तो द एजुकेशन लोन ग्रांटेड टू इंडिविजुअल फॉर educational purpose up to rupees 2 million. So 2 million means up to rupees 20 lakhs for studying in India will be classified as priority sector. The scheduled commercial banks are expected to enlarge credit to the priority sector and ensure the priority sector advances constitutes 40% of A and B C adjustment. Next, government provide interest subvention to the banks in respect to short-term production of credit up to provide. So it is 2% and 3 lakhs. Earlier it is 3% friends. तो आप इसमें कभी भी डाउट नहीं करेंगे. मे बी आपको लगेगा 3% for 3 lakhs, but now it has changed. Now it is 2% only. So the Kisan credit card are issued to farmers to withdraw the money from ATM, to purchase farm equipments, to purchase agriculture implement on credit from dealer, to meet their cultivation needs and non-farming requirements, including purchase of input and other short-term requirements of. So the right answer is going to be option D only. Under the farm mechanization scheme, loan is given for providing irrigation facilities, cultivation expenses, purchase of farm equipment for digging well. So purchase of farm equipment. The scale of finance for crop loan is decided by district level technical committee only. So friends, the options were district level, state level, block level, individual. तो फ्रेंड्स इसको ऐसे याद रखना है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को ही डिसीजन लेना चाहिए, ये बेस्ट होगा, बजाय इसके कि अगर कोई स्टेट लेवल लेती है तो एक स्टेट के अंदर जो ज्योग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है, तो उस सेंस में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है वही सबसे बेस्ट डिसीजन देगी. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in boiler operation under poultry farming, how many days old chicks are grown? So here it will be considered 1 day only, but usually it takes 42 to 56 days depending on the breed and desired market weight. Bank can extend working capital facility, term loan, bank guarantee for opening deposit, and both A and B. So the right answer is working capital as well as term loan facility. For the following categories of NBFCs is not exempted from registering with RBI as NBFC. Housing finance company. Bank can finance NBFC for financing individuals to subscribe to IPO, unsecured loans to a corporate, financing second-hand assets, investing in shares. So the right answer is financing second-hand assets. The micro enterprises is one where the investment in plant and machinery does not exist 1 crore and above. So ये अभी प्रेजेंट गाइडलाइन है जहां आपको पता होगा कि माइक्रो में the plant machinery should not exceed 1 crore and the turnover should not exceed 5 crores. वहीं small में 10 crores and turnover should not exceed 50 crores. Medium में plant and machinery 50 crores and the turnover should not exceed 200 crores, and this notification shall come into effect from 1/7/2020. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So next question is, medium enterprises is one where the investment does not exist 50 crores. हमने अभी देखा था. Within how many days from the date of submission of complete paper of the borrower, a loan sanction for 25,000 is to be processed as per the guideline in force. So 4 business days.
NURLM. So NRLM, National Rural Livelihood Mission, NRLM replaced which of the following? Integrated Rural Development Program, training of rural youth for self-employment, development of women and children in rural areas, Swarn Jayanti Gramin Swarojgar Yojana. So the right answer is Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. So under NRLM, a woman SHG is entitled for capital subsidy of maximum 3 lakhs, capital subsidy of maximum 5 lakhs, interest subvention on loan up to maximum 5 lakhs, interest subvention on loan up to maximum 3 lakhs. So the right answer is interest subvention on loan up to 3 lakhs. Under SEPG NULM, a bank will sanction maximum the loan of how many lakhs per individual? So in this, the right answer is 2 lakhs per individual, and the maximum loan will go up to 10 lakhs per SHG, so per group. So maintenance of which of the following book register is not compulsory for SHG? So the visitor register is not compulsory for the SHGs. Bank lending to SHG can usually be maximum in the ratio of 1/4 only. So 1/4, what does it mean? So 1/4 means usually the maximum ratio of 1/4, it means for every 1 rupee SHG saves, it can borrow ₹4. So if a SHG saves 1 lakh, they will be eligible for 4 lakh loan. तो आई होप फ्रेंड्स कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो मैकमिलन बुक में बैक साइड मेंशन है, टेल क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों ने सबको कवर कर दिया है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो अगर उनसे रिलेटेड कुछ एंसिलरी क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उनको परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। आई होप कि ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, डू वेल, ट्राई टू गो विद द मंत्रा व्हाट आई हैव टोल्ड। You have to attend 2 marks question, 1 mark question and 0.5 mark question. This should be your priority to attend the marks. With this, we can contain some good marks. So thank you so much friends. Thanks for watching.